ये तो शायद वो समाज शास्त्र का है ना, ये नहीं है। चलो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, 5 मिनट में हो जाएगा ये, कोई नहीं। ऐसा है कि ब्राह्मण समाज कोई समुदाय चित्रण का रूप यदि देखते हैं तो उसमें नस्ल रंग और रंग नस्ल, जाति मत पंथ परंपरा धर्म भाषा, इस रूप में समुदाय का चित्रण है, जिसको हम लोग समाज चित्रण नहीं बोल सकते। भ्रमित समाज जो है वो समुदाय चित्रण के रूप में है, जो इस तरीके से है ना। और ये जो समुदाय चित्रण है, इनमें जो कार्यक्रम है वो इतना है। तो भय आस्था प्रलोभन प्रिय हित लाभ सुविधा संग्रह भोग में अवसर आवश्यकता का चित्रण, है ना, इतना ही है कार्य। और मूल रूप से 2 प्रकार के इसमें कार्यक्रम है। एक है आस्थावादी प्रलोभन प्रवृत्ति प्रक्रिया और दूसरा है वस्तुवादी प्रवृत्ति प्रक्रिया। इसको ऊपर कर दी, ये तो स्पष्ट है ना। ये तो आस्थावादी जो प्रलोभन प्रक्रिया है, इसमें भय या भ्रम बस या आस्था बस, है ना, ये पूरा कार्यक्रम है। भय भ्रम बस या आस्था बस। आस्था का मतलब होता है किसी अस्तित्व को जानते नहीं हो, उसके अस्तित्व को माने रहते हैं, उसको आस्था कह रहे हैं। या फिर भय बस माने रहते हैं या भ्रम बस माने रहते हैं। तो आजीविका के लिए उपयोग करने वाले समुदाय जो है वो आस्थावादी प्रलोभनों का उपदेश देते हैं ना। आजीविका के लिए जो भी साधु समाज है, जो ब्राह्मण लोग हैं, है ना, आदि आदि, तो उनमें जो है आजीविका के लिए उपयोग करने वाले समुदाय, मतलब इस सब का आस्थावादी प्रलोभन का उपयोग करने वाला जो समुदाय है वो आस्थावादी प्रलोभनों का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? व्रत करो, नियम करो, उपवास करो, अभ्यास करो, अर्चना करो, प्रार्थना करो, योग, जप, तप, यज्ञ आदि ये उपायों को सुझाते हैं। आस्थावादी प्रलोभनों का प्रयोग करके क्या आश्वासन देते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा या फिर मोक्ष मिलेगा, ऐसा स्वर्ग का आश्वासन या मोक्ष में सुख का आस्वादन। और ऊपर करिए थोड़ा। तो स्वर्ग में क्या है? तो स्वर्ग में वो कह रहे हैं कि अपूर्व यान, वाहन, भोग, द्रव्य, साधन सभी कुछ बिना कुछ किए मिलने का आश्वासन है। प्रकारांतर से सभी धर्म गाथाओं में, उपदेशों में ऐसा बताया गया। और जो मोक्ष का आस्वादन है या आश्वासन है, उसके बारे में ये कहा गया कि वो अनिर्वचनीय है, रहस्य है, अज्ञात है, ऐसा। तो आस्थावादी बनाम स्वर्गवादी प्रलोभन हो अथवा वस्तुवादी प्रलोभन हो, कामना तृप्ति अथवा इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में ही क्यों ना हो, मूल मानसिकता एक ही। अभी वस्तुवादी और समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं ना। थोड़ा नीचे करें। तो ये तो आस्थावादी प्रलोभन हो गया, ऊपर वाला दिखाना है बस। तो ये तो आस्थावादी, जिसको हम लोग आदर्शवादी कार्यक्रम बोल रहे हैं, वो इतना ही है ना। इसके बाद जो है वस्तुवादी प्रलोभन प्रक्रिया है। इसमें वो कह रहे हैं कि सुविधा में या संग्रह में, सुविधा और संग्रह में भोग, अतिभोग, बहुभोग है, यही कार्यक्रम है। और वस्तुवादी प्रलोभन के लिए शिक्षा, शोध है, विनिमय है, प्रौद्योगिकी है। यही उपभोक्तावादी मानसिकताओं को जन्म देता है। थोड़ा ऊपर करिए। इन तीनों से मिलके व्यापार, शासन प्रशासन, संचार और यांत्रिक उपकरणों का विस्तार होता है। और ये सब के लिए ईंधन की आवश्यकता है। कोयला, तेल, परमाणु ईंधन की प्रचुर आवश्यकता है। खनिजों की प्रचुर आवश्यकता है। खनिजों का दोहन करने से खनिज में असंतुलन हुआ है। इसका दोहन करने से ताप दाप पर्यावरण असंतुलित हुआ है, जो मानव जाति के लिए संकट है ना।
तो वस्तुवादी प्रलोभन से भी समस्या समाप्त नहीं हुई है ना। और ये जो आस्थावादी प्रलोभन है, तो यहाँ तो विरोधाभास है। विरोधाभास ऐसा है कि पृथ्वी पे जिसको अवैध मानते हैं, है ना, उसको स्वर्ग में वैध मानते हैं। जो यहाँ पर अवैध है वो स्वर्ग में वैध है, ऐसा। तो इसलिए यहाँ विरोधाभास है। दूसरी बात है, स्वर्ग जैसी कोई जगह पहचानने में नहीं आई अभी तक मानव परंपरा के इतिहास में अध्ययन करने में। बल्कि हम कुछ कुछ माने हुए थे, वो सब मान्यताएं विज्ञान के आने से खत्म हो गई है ना। इसलिए अभी आजकल बहुत कम लोग, साधु लोग जो हैं, स्वर्ग जाने का आश्वासन देते हैं ना। एक जमाना था, आज से कोई 30-40 साल पहले तक घरों में भी सब लोग कहते थे, माता पिता वगैरह भी, बुजुर्ग लोग भी कहते थे नरक में जाओगे। अभी ये सब नहीं बोलते, वो भाषा चेंज हो गई। ठीक है, ये समाजशास्त्र में पेज 1 से 10 तक के बीच में मैं कही आपके ध्यान में बना रहे। समाजशास्त्र अपन को अभ्यास दर्शन देगा। समाजशास्त्र में ये नियमों की बात आई है ना, जगह जगह पर। तो इसमें लिखा है कि आचरण और क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है, आचरण और क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है, क्रिया के संरक्षण और अनुशासन रीति को ही नियम कह रहे हैं या इसको भी नियम कह रहे हैं ना, दोनों को मिला के नियम कह रहे हैं। भाषा के रूप में 2 तरीके से लिखा हुआ है ना। जिससे आचरण, जिसमें आचरण नियंत्रित रहता है, जिसमें क्रिया नियंत्रित रहती है, वही पृष्ठभूमि नियम है। तो सह अस्तित्व में दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान ही नियम है तथा नियम ही नियंत्रण है। जिसको अस्तित्व में पाया जाता है, समस्त क्रियाएं शून्य में नियंत्रित और संरक्षित हैं, क्योंकि इकाई और इकाई के बीच में शून्य का अभाव नहीं है। इसीलिए शून्य ही ज्ञान और नियंत्रण का कारण सिद्ध होता है ना। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिएगा, है ना। फिर जो नियम की बात आई है, वो 3 प्रकार के नियमों की बात आई है। बौद्धिक नियम जो है वो मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के अर्थ में है, सुखी होने की विधि है, और इन्हीं बौद्धिक नियमों को ही समाधान भी बोल रहे हैं। तो बौद्धिक नियम जो है असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या, अभय, इनसे वैचारिक नियंत्रण है। वैचारिक नियंत्रण का मतलब क्या है? तो सामाजिकता की समझ है, धर्मपूर्ण विचार, जीवन क्रियाओं का नियंत्रण, संयमन है। यानी आशा, विचार, इच्छा में अंतर संबंध में ये स्पष्ट होते हैं। और इसको समझने जाएं तो सर्वतोमुखी समाधान, किसी भी घटना या क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है। क्यों और कैसे की पूर्ति है। नियम और प्रक्रिया फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है। नियम और प्रक्रिया फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है ना। सिद्धांत का मतलब है जब नियम को प्रक्रिया के साथ, है ना, प्रक्रिया फल के साथ समझा जाता है। क्योंकि नियम प्रक्रिया समाधान के अभाव में किसी भी क्रिया फल का दर्शन सिद्ध नहीं होता। तो क्रिया के नियम प्रक्रिया के बोध से ही वैचारिक परिमार्जन समाधान संभव होता है। तो सर्वतोमुखी समाधान जो ऊपर शब्द आया, समाधान को यहाँ समझाया गया। फिर सामाजिक नियम क्या है?
तो अखंड समाज के अर्थ में इकाइयों की नियंत्रण क्रिया, अखंड समाज के अर्थ में इकाइयों की नियंत्रण, यहाँ इकाई कौन है तो परिवार समाज राष्ट्र है ना, उनकी नियंत्रण क्रिया। सामाजिक नियम क्या है तो न्याय और व्यवहारिकता की समझ है, जो मूल्य चरित नैतिकता से व्यवहारिक नियंत्रण है। न्याय व्यवहारिकता की समझ, इसी को सामाजिक नियम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये परिवार में, यहाँ पे समाज में, और यहाँ ये विश्व में। तो जब अपन सामाजिक नियम की बात करते हैं तो मूल रूप से चरित्र की बात होती है ना। फिर प्राकृतिक नियम क्या है तो प्रकृति में जो नियंत्रण क्रियाकलाप है, जो ताप संतुलन, दाब संतुलन, खनिज संतुलन, ऋतु संतुलन आदि से वातावरण व उत्पादन नियंत्रण के रूप में है। ये मानव प्रकृति संबंध में पहचाना जाता है, ये मानव मानव संबंध में, ये आशा विचार इच्छा के अंतर संबंध में। आचरण सहित सामाजिक नियम ही विवेक है। बौद्धिक अध्ययन में जिसमें आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार का नियम समाया रहता है। चित्त में होने वाली विवेचनात्मक प्रक्रिया जो प्रयोजनीयता के अर्थ में उपयोगिता, सदुपयोगिता और जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व व व्यवहार के नियमों की विवेचना पूर्वक प्रकाशन है, इसी को आचरण सहित सामाजिक नियम के रूप में विवेक कह रहे हैं। नियंत्रित क्रिया सहित प्राकृतिक नियम ही विज्ञान है। तो जो विज्ञान क्या चीज़ है कि नियंत्रित क्रिया के साथ प्राकृतिक नियमों का होना। जैसे भौतिक क्रिया परिणामी है, अतः सामयिक है। समस्त क्रियाएं नियमों से अनुशासित व संरक्षित परिलक्षित होती हैं। नियम अपरिवर्तनीय है, इसलिए नियम सत्य और नित्य सिद्ध होते हैं। सिद्धांत को क्या बोल रहे हैं? तो सिद्धांत के बारे में ये सूत्र आया है, सिद्धांत ही नियति, नियति ही नियम, नियम ही विवेक और विज्ञान, नियति ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान और विवेक ही ज्ञान तथा ज्ञान ही सिद्धांत है। ठीक है, यदि सिद्धांत को अपन करें, नियम प्रक्रिया एवं उपलब्धि, नियम प्रक्रिया और उपलब्धि जब भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी जिसको कहते हैं ना। प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है जिसका फल परिणाम फलित होता है। फिर नियम की एक और परिभाषा है कि क्रिया के संरक्षण अनुशासन रीति ही नियम है। और विधान किसको कह रहे हैं तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज, सूत्र, व्याख्या, विधान है। दूसरी परिभाषा है विधि की धारणा पूर्वक व्यवहार व्यवसाय सुगम बनाने की क्रिया प्रक्रिया जो है वो विधान है। तो नियम क्या है, सिद्धांत क्या है और विधान क्या है, ये इसमें बताया है। फिर एक जगह एक सूत्र और इसमें लिखा है कि सह-अस्तित्व में अनुभव ही समझ है, समझ ही ज्ञान है, विज्ञान है विवेक के रूप में प्रमाण है। समझ ही ज्ञान, विज्ञान और विवेक के रूप में प्रमाण है। ज्ञान ही नियम है, नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय है। सार्वभौम व्यवस्था में न्यायपूर्वक जीना ही धर्म है अर्थात समाधान है। सह अस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है। निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति नित्य वर्तमान है। तो मूल रूप से क्या बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान है वही नियम है, नियम ही नियंत्रण है यानी ज्ञान से ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है यानी ज्ञान से ही संतुलन है। संतुलन पूर्वक जीने से मानव में न्याय है यानी ज्ञान पूर्वक जीने से, है ना। ज्ञान पूर्वक जीने से मतलब नियंत्रण के साथ, संतुलन के साथ जीने से मानव में न्याय है। सार्वभौम व्यवस्था में न्यायपूर्वक जीना ही धर्म है। जब यही सार्वभौम व्यवस्था में आ जाता है न्याय तो उसको धर्म कह रहे हैं अर्थात समाधान है। सह अस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है। निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति ही नित्य वर्तमान है जो सह अस्तित्व है ना। फिर है नियंत्रण महिमा व्यापक और नियंत्रित अनेक है। जो अपन ने चार्ट बनाया था ना तो उसमें लिखा था कि जो व्यापक है वो नियंत्रण है। तो नियंत्रण
महिमा के रूप में व्यापक है और नियंत्रित जो है इकाइयाँ प्रकृति है। जो नियंत्रित है वह इकाई है, यही स्वभाव गति क्रिया है ना। तो इकाइयों का जो नियंत्रित क्रियाकलाप है वही स्वभाव गति है। क्रियाएं अनंत हैं तथा समस्त क्रियाएं सत्ता में ही ओतप्रोत व नियंत्रित हैं, जिससे हर इकाई सक्त है यानी शक्ति संपन्न है, अर्थात सत्ता में ही हर इकाई को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इस पे कोई प्रश्न? हाँ, सिद्धांत या नियम पर तो वो बदलता नहीं है। हाँ, और बोध में हम का है, बोध में निश्चयात्मक स्वीकृति है, तो बोध में जो स्थिर होगा वो ये होगा नियम और सिद्धांत। नियम सिद्धांत। हाँ, तो एक जब अपन बोध में देखेंगे तो ऐसा होगा, जब भाषाकरण होके परंपरा में आएगा न तब अलग तरीके से होगा। सिद्धांत की दो परिभाषाएं दी है ना। हाँ, ऐसा है। नियति शब्द आता है, ये लिखा है कि नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि जब भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं, है ना। जिसको सोशल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, लीगल थ्योरी ऐसा बोलेंगे ना, तो वो यहाँ पर है। लेकिन जो उसकी अनुभूति है वो तो बोध में ही है ना। हाँ, और नियति शब्द है वो ज्यादातर रैंडमनेस के लिए नहीं, यूज करते हैं। नहीं, मतलब नहीं। दर्शन में हाँ, हम लोग यहाँ नियति का मतलब है जो क्रिया में नियंत्रित, संतुलित, निश्चित क्रिया है, जो सहअस्तित्व में, जो प्रकृति में नियंत्रण, संतुलन और निश्चित जो क्रिया है उसी को नियति कह रहे हैं। सहअस्तित्व में उसको नियति कह रहे हैं। दूसरे अर्थ में नियम पूर्वक स्थिति गति। नियम से नियंत्रण है, नियंत्रण से संतुलन है, तो नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक निश्चित आचरण है। निश्चित आचरण ही नियति है। हर इकाई की जो नियति है वो उसका निश्चित आचरण। जैसे बीज जो है ना, वो एक निश्चित तरीके से ही अंकुरित होता है, बड़ा होता है, पुष्पित होता है, फल, है ना। ये नियति है उसकी, हर बीज की नियति है। हर इकाई की अपनी एक नियति है, वो एक निश्चित नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक एक निश्चित आचरण में बना रहता है, ये नियति है। उसी को कह रहे हैं कि नियम पूर्वक स्थिति गति है ना। वो परिणामानुषंगीय है ना, तो वो उसका नियंत्रण उसी में ही है ना। परिणाम के अनुषंगी वही नियति है उसकी। जो प्राणावस्था है वो बीजानुषंगी है, तो वो उसकी नियति है। जीव अवस्था वंशानुषंगी है, वो उसकी नियम पूर्वक स्थिति के साथ गति है। मान ज्ञानावस्था संस्कारानुषंगी और है। आगे बढ़ाना दूसरा ऐसा चार्ट, ये नीचे से। हाँ, आप बोलते रहिए। ये बोलते हो गई बात, ठीक है। फिर इसमें ये चार्ट है जिसमें अभ्यास को डिफाइन किया है ना, ऊपर से, ऊपर का लाइन भी पढ़ना। तो इसमें लिखा है कि मानव में अभ्यास त्रय है और मानव में शक्ति त्रय का जागरण भी है। तो मानव का अशेष कार्यक्रम, यानी जो मानव का जो कार्यक्रम है वो वैचारिक, व्यवहारिक, उत्पादन, कर्माभ्यास, व्यवहार ही विचाराभ्यास एवं अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास। यानी सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। ठीक है। तो ये तीनों को एक साथ करना कर्माभ्यास है, व्यवहार और विचार को एक साथ करना जो है वो विचाराभ्यास है, और फिर अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है, ऐसा कह रहे हैं।
तो कर्माभ्यास यानी क्रिया शक्ति में उत्पादन ही कर्माभ्यास है। इसी को कासा भी बोल रहे हैं। इच्छा शक्ति यानी आकुति में शास्त्राभ्यास एवं व्यवहाराभ्यास है। इच्छा शक्ति में इच्छा शक्ति पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन है जो विचाराभ्यास है, और उसके साथ व्यवहार का अभ्यास है, वो भी इच्छा शक्ति पूर्वक है। ज्ञान शक्ति मेधा में चिंतन एवं प्रमाण के रूप में चिंतनाभ्यास है। भौतिक शास्त्रों का अन्वेषण, शिक्षण और प्रशिक्षण। बौद्धिक शास्त्रों का अनुसंधान, अनुसरण, आचरण से संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था है। ये बौद्धिक शास्त्रों से। और मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद में यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को निरीक्षण, परीक्षण कर प्रमाणित कर पाना है। तो ये ज्ञान शक्ति चिंतनाभ्यास से होता है ना, और ये जो है इच्छा शक्ति व्यवहाराभ्यास से होता है, और ये क्रिया शक्ति और कर्माभ्यास पूर्वक होता है। तो इससे जो है निपुणता का विकास होता है। अर्थ के उत्पादन, उपयोग, वितरण व्यवस्था में एक सूत्रता और विधि प्रक्रिया में कुशलता से प्रतिफल, और जिसकी चरितार्थता उत्पादन से भौतिक समृद्धि। तो कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि है। कर्माभ्यास जो है भौतिक शास्त्रों के साथ ही होता है, इसलिए उसमें अन्वेषण, शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल है ना। फिर जब उसको व्यवस्था में देखते हैं, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब एक प्रकार से तो रिसर्च ही होता है। रिसर्च होता है, कोई नई चीज़ों को पहचानना है ना। जैसे हम लोग जो उत्पादन करते हैं खेतों में, तो उसमें तरह तरह का खाद डाल के देखते हैं कि किस में उसकी क्रिया जो है जिससे पौधा पुष्ट होता है, पोषक तत्व बढ़ता है ना, वो अन्वेषण क्रिया है। फिर उसका शिक्षण है, उसका प्रशिक्षण है। इन तीनों के साथ ही ये भौतिक शास्त्र जो है वो समाधानात्मक होता है ना। अभी समाधानात्मक नहीं है, अभी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना। समाधानात्मक भौतिकवाद इस विधि से होता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? अभी ऐसा माना गया है कि भौतिकता के मूल में द्वंद्व है ना, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैटर के मूल में इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो ये सभी प्रकार की भौतिकता में है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इसीलिए वो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, आदि आदि सब जगह कॉन्फ्लिक्ट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, वार है ना, कंपटीशन है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो अलग अलग स्तर पे बना रहता है। तो समाधान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि भौतिक शास्त्रों को जो है वो समाधान के अर्थ में समझा ही नहीं गया। तो यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र बोल रहे हैं वो समाधानात्मक है ना। हर उसको सह अस्तित्व में जो भौतिक रासायनिक क्रिया है, और उस भौतिक रासायनिक क्रिया में जो उत्पादन क्रिया है, उत्पादन आदि जो यहाँ की जो क्रियाएं हैं सारी है ना, उस अर्थ में कह रहे हैं ना। नहीं, जैसे समाधानात्मक जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या कहता है कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। समाधानात्मक भौतिकवाद बोलता है आवश्यकताएं निश्चित है, साधन प्रचुर है या आवर्तनशीलता में है। ये ऐसे होता है ना। वहाँ पे शोषण को अनिवार्य बताया गया है, यहाँ पर व्यवस्था, वहाँ पे शोषण नहीं होगा है ना, वहाँ पे पूरकता होगी यहाँ, ऐसा। तो समाधान का जो मतलब मध्य दर्शन में बोला जा रहा है कि हम कुछ भी करें, विचार से, कार्य से, व्यवहार से, उससे समस्या खड़ी नहीं हो तो उसको समाधान बोल रहे हैं। यदि उससे कोई समस्या जनरेट हो रही है तो वो समाधान नहीं है, फिर वो तात्कालिक समाधान है, वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक नहीं है। तो मध्य दर्शन में जितने भी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं वो सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक है, ऐसा है।
फिर जिसको हम लोग इच्छा शक्ति कह रहे हैं, इच्छा शक्ति पूर्वक शास्त्र अभ्यास है और व्यवहार अभ्यास है। शास्त्र अभ्यास को ही विचाराभ्यास भी बोलते हैं। अभी जो हम लोग पठन कर रहे हैं वो एक्चुअली विचाराभ्यास है ना, और विचाराभ्यास पूरा होता है तो व्यवहाराभ्यास आता है ना। तो व्यवहाराभ्यास बौद्धिक शास्त्रों का ही होता है। तो बौद्धिक शास्त्रों का अनुसंधान, अनुसरण, आचरण से सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था जो है सूत्रित होती है। इच्छा शक्ति में से के लिए चिंतन का परिमार्जन, प्रकटन क्रिया है। इच्छा शक्ति में से के लिए चिंतन का परिमार्जन, प्रकटन क्रिया। अंतःकरण मूल प्रवृत्तियां, आशा, विचार, इच्छा, संकल्प का अपव्यय ना होना ही सद्व्यय है। यही इच्छा शक्ति का जागरण है ना। जब आशा, विचार, इच्छा शक्ति का अपव्यय ना हो, सद्व्यय हो, है ना। जिसकी चरितार्थता, इसकी जो चरितार्थता है वो सामाजिकता, अखंडता, अभयता, समाधान, संतुलन और स्वर्ग है। यही बौद्धिक समाधान है। फिर इसके बाद चिंतनाभ्यास है। तो इसमें लिखा है सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। मानव में ज्ञान शक्ति की अर्थात आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, अनुभव, प्रमाण शक्ति ही धीरता, वीरता, उदारता तथा दया, कृपा, करुणा है। ऐसा है। वैचारिक परिपूर्णता समाधान से ज्ञान, विवेक, सहज प्रमाण, संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन है। यही परमानंद की निरंतरता है। ऐसा है। इस रूप में ज्ञान शक्ति और चिंतनाभ्यास को डिफाइन किया है। समझ में आता है? समझ में आ रहा है? थोड़ा ऊपर और ऊपर। अभ्युदयार्थ किया गया प्रयास, अभ्युदय के अर्थ में किया गया आयास। आयास का मतलब आकांक्षा व हर्ष से किया गया प्रयास। तो अभ्युदय, अभ्युदार्थ, अभ्युदय के अर्थ में किया गया आयास ही अभ्यास है। ऐसा अभ्यास को परिभाषित किया। क्या, क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है। ये दूसरी परिभाषा है। क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक, वाचिक और कायिक। ये बौद्धिक, ये वाचिक, ये कायिक है ना। तीनों स्तर पे जो किया गया क्रियाकलाप है वो अभ्यास है ना। फिर मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्य व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन क्या है? तो संग्रह आदि से असंग्रह आदि, है ना। ये मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन पूर्वक। तो मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन यहाँ पर होता है ना। तो मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता है, व्यवहार के रूप में रहती कुशलता एवं पांडित्य। पांडित्य यहाँ पर है ना। निपुणता, कुशलता, पांडित्य। पांडित्य ही विज्ञान क्रिया है जो मूल रूप से है ना। अभी जो विज्ञान को देखा था, पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो है पांडित्य यहाँ पे है। निपुणता भी यहीं पर, कुशलता भी यहीं, पांडित्य भी यहीं। इन तीनों की समझ यहाँ पर, पांडित्य की समझ, जिसको अपन ज्ञान, विवेक, विज्ञान कह रहे हैं, है ना। तो निपुणता का ज्ञान, निपुणता का ज्ञान यहाँ पर, विवेक का ज्ञान यहाँ पर और विज्ञान का ज्ञान यहाँ है। तो निपुणता भी यहाँ, कुशलता भी। निपुणता, कुशलता, पांडित्य, तीनों को मिला के ही प्रबुद्धता बोल। इसी को ज्ञान, विवेक, विज्ञान भी बोल। तो
कुशलता मतलब व्यवहार, और जिसको अपन पांडित्य कह रहे हैं। तो जब मैंने ये बताया था कि जब इसको देखते हैं तो इसमें तीनों रहता है, इसमें पांडित्य भी है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था की जो क्रिया है उसमें व्यवहार पक्ष भी रहता है। उत्पादन करते हैं, उत्पादन में व्यवहार पक्ष रहता है, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय, है ना। अगर न्याय नहीं होगा तो फिर अन्याय हो जाएगा। इसलिए उत्पादन में न्याय, विनिमय में भी न्याय। इसीलिए है पांडित्य में निपुणता कुशलता शामिल है। तो जब यहाँ पे पांडित्य में निपुणता कुशलता शामिल है। यहाँ पे जब आएंगे तो वो दोनों तो रहेंगे, वो दोनों रहेंगे। हमें हम ऐसा समझे सब कुछ जीने की जगह यही है, पूरा जीने की जो जगह है ना, संपूर्ण जगह, जब हम जीने को सामरस्यता में देखते हैं तो केवल इतना ही है। हम ऐसे समझे कि निपुणता ये है और वो कुशलता है और वो पांडित्य, ऐसा नहीं डिस्कस बहुत बार किए। कि देखो पांडित्य होता तो सब समृद्ध नहीं होते हम लोग, तो धरती को बर्बाद नहीं करते। इसका मतलब है पांडित्य नहीं था। पांडित्य का परिभाषा देखिए क्या लिखा है। ओ, पहले एक बार मैं ये बता दूं पढ़ने से पहले कि ये जो जगह है यहाँ पर कुशलता है और निपुणता है। हाँ, व्यवहारिक निपुणता भी है, व्यवहार कुशलता भी है ना। और यहाँ पर निपुणता कुशलता पांडित्य है। और मैंने ये कहा कि ये जो विचार का क्षेत्र है, यहाँ पे निपुणता कुशलता पांडित्य की समझ है ना। अभी व्यवहार में नहीं आई है समझ, उस स्थिति है। जब समझ व्यवहार में नहीं आती है तब तक वो ज्ञान है। जैसे ही वो ज्ञान जो है व्यवहार में आता है तो विवेक है, और जैसे ही वो कार्य में आता है तो विज्ञान है। विज्ञान में अब जो स्किल का पार्ट है तो वो विवेकपूर्ण विज्ञान हुआ। हाँ, इसलिए पांडित्य वाला इसलिए यहाँ आएगा। अब पढ़िए परिभाषा। पांडित्य सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान एवं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत। हाँ, दूसरा है न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य निर्णय करने, तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोधगम्य कराने योग्य क्षमता। देख लीजिए कुशलता को, देख लीजिए कुशलता के। व्यवहारिक कुशल शब्द केवल हम उत्पादन क्रिया तक देखेंगे ना, व्यवसाय क्रिया को, तब आपको ये लगेगा कि यहाँ केवल निपुणता है। लेकिन व्यवसाय तक नहीं है ना, ये जो जिसको हम लोग अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय कह रहे हैं। व्यवसाय का मतलब ही है सार्वभौम व्यवस्था। व्यवसाय क्रिया केवल उत्पादन नहीं है। इसलिए जो व्यवसाय क्रिया है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र पे, पांचवें स्तर पे व्यवसाय क्रिया। वो समझ का पार्ट नहीं है, फिर भी मीन्स के तो व्यवसाय पॉसिबल ही नहीं। तो हम ऐसा लगता है कि यहाँ पे निपुणता है और वो कुशलता है, तो उसको अलग अलग देखते हैं तो ऐसा मैसेज ऐसा जाता है कि ये कुछ स्किल में निपुण होंगे और व्यवहार में कुशल होंगे। और तो इस कोई भी स्किल जो है ना, यदि विज्ञान के साथ नहीं है, न्याय के साथ नहीं है स्किल, जैसे केवल श्रम करना और समझ के श्रम करना, ये दोनों में अंतर है ना? नहीं है अंतर। केवल श्रम करना वो तो थका देगा आप, और समझ के श्रम करना उससे समाधान निकलेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, यदि उसमें ज्ञान नहीं है तो उत्पादन बहुत कठिन चीज़ है।
जैसे मान लो आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, गाड़ी सुधारना है और आपको गाड़ी सुधारना नहीं आता, तो आपके अंदर कितनी भी स्किल हो नहीं होगा, श्रम ही लगेगा। और तब तक श्रम लगता रहेगा, बार बार प्रयोग करके देखो, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो ठोको वो पीटो, ऐसा कुछ कर कर। लेकिन यदि समझ है तो आप 1 मिनट में ठीक कर लेंगे। तो समझ में ही विश्राम है। तो जो उत्पादन क्रिया यदि नियम पूर्वक होती है ना, नियम की समझ के साथ, उसकी प्रक्रिया के समझ के साथ, है ना, तभी वो विश्राम है, तभी वो समृद्धि है। नहीं तो समृद्धि नहीं है, विश्राम। निपुणता का मतलब है कि कोई स्किल आना, आपको स्किल आती है, तो स्किल केवल श्रम है, स्किल पूर्वक श्रम है ना। सारा जो श्रम है कोई ना कोई स्किल के साथ है। अब जो स्किल है उसका नियोजन किस में करना, व्यवसाय क्रिया में करना। व्यवसाय क्रिया क्या है, तो व्यवसाय क्रिया 5 आयाम में है। शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, है ना, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम, ये 5 को मिला के व्यवसाय क्रिया कह रहे है ना। हम ऐसे समझ रहे थे कि उत्पादन में निपुणता, व्यवहार में कुशलता और समझ में पांडित्य, ऐसे हम समझ रहे, उल्टा थोड़ा समझ रहे थे। लेकिन आपने बोला कि व्यवसाय है वो समझ के बगैर है ही नहीं। हाँ, तो आप इसको केवल विज्ञान समझ रहे हैं। हाँ, केवल विज्ञान नहीं है ना ये, ज्ञान विवेक के साथ विज्ञान। हाँ, ज्ञान विवेक, ये सामरस्यता में। जैसे ये जो विचार है ना, विचार में समाधान अनुभव से पहले आएगा नहीं। तो जो अनुभव है वही विचार में समाधान है। अनुभव और विचार ही व्यवहार में न्याय है। और इसीलिए ये तीनों मिलके व्यवसाय में नियम है ना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि विवेक, इसको ये बनाया भी था ना, कहाँ लिखा, विवेक सम्मत विज्ञान। तो विवेक सम्मत विज्ञान ये है, ये जो एरो लगा है, मतलब ये जो विज्ञान का क्रिया है, यानी जो भी व्यवस्थात्मक क्रियाकलाप है उसमें न्याय होना। जब आप संविधान पढ़ोगे ना, तो संविधान में लिखा है शिक्षा में न्याय, संस्कार में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय, स्वास्थ्य में न्याय, सभी जगह न्याय लिखा है। अभी सभी जगह अन्याय है। शिक्षा में अन्याय है, संस्कार में अन्याय है, विनिमय में अन्याय है, उत्पादन में अन्याय है, नहीं है अन्याय। नियम विरुद्ध एक चीज है, लेकिन अन्याय भी है। अन्याय कैसा है कि जो श्रम कर रहा है वो उसका मूल्य तय नहीं कर सकता, है ना, और जो श्रम नहीं कर रहा है ना, वो मालिक है। अब ये अन्याय है ना, तो इसको कहाँ रखेंगे, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग। इसलिए सोच रहा था कि अभी उत्पादन बंद करके अनुभव के बाद उत्पादन करे तो वो सही होगा, तो अभी उत्पादन करें। बाबा जी तो सबको यही बोलते थे, पहले समझ लो फिर करना। अभी समझोगे नहीं फिर वही करोगे गलती, है ना। पहले समाधान फिर समृद्धि। तो पहले समाधान का मतलब है कि यहाँ समाधानित हो जाना, क्या और क्यों और कैसे के उत्तर के रूप में, है ना, और उसका प्रमाण आ जाना जीने में, व्यवहार। समाधान का प्रमाण क्या है, संबंध की स्वीकृति। यदि विचार में समाधान नहीं है, संबंध में स्वीकृति आती नहीं, आएगी नहीं। और यदि हम लोग अभी जिसको संबंध कह रहे हैं, यदि उसकी समीक्षा करें तो वो संबंध नहीं है, वो संपत्ति के कारण गठन है, भोग के कारण से गठन है, ऐसा है, सुविधा के कारण से गठन है। अभी आप सुविधाएं बंद कर दीजिए परिवार में, सारा गठन, परिवार टूट जाता है। भोग बंद कर दीजिए, सारा परिवार, वो क्या, खाना बंद कर दीजिए, महिलाएं खाना नहीं बनाए, है ना, और देखिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाए, इतने में ही परिवार टूटने लगते हैं। तो वहाँ संबंध की स्वीकृति नहीं है। संबंध की एक सामाजिक विधि से जो है ना वो है। और फिर संपत्ति है, जैसे जब तक संपत्ति विभाजित नहीं थी, हमारे यहाँ कुछ समय पहले, आज़ादी से पहले
तक संपत्ति विभाजनी नहीं थी। संपत्ति जो है वो फादर एंड सन्स की होती थी। एक्चुअली संपत्ति विभाजनी इसलिए नहीं थी, जैसे कोई आदमी लोहे का काम करता, उसके पास संपत्ति क्या है, लोहे का इकट्ठा हो जाना, है ना। जैसे सोना है, सुनार है, तब उसके पास सोना इकट्ठा हो गया, वही उसकी संपत्ति। तो अब कोई भी काम करना है तो उसी सोने में से करना होता है, सोने में। या कोई चांदी का काम करता है ना, या लोहे चमड़े का काम कर रहा है, चमड़ा इकट्ठा हो गया, तो वस्तु के रूप में जो भी इसको हम लोग कहते हैं ना, जातिगत जो व्यवसाय थे उसमें वस्तुएं ही इकट्ठी होती थी। अब वस्तु इकट्ठी हो गई, जैसे कुम्हार है, अब उसके पास ज़मीन है और उसका भट्टा है और उसकी पास मट्टी है और उससे संबंधित चीज़ें हैं, तो वही उसकी पूंजी है ना, उसी से उसको वो चलाता रहता है। और बीच में जो मुद्रा आ गई तो मुद्रा भी इकट्ठी हो गई, तो वो परिवार की संपत्ति है। अब जैसे खेती से कोई उपार्जन आया तो ये थोड़ी होगा पुरुष का होगा भाई, खेती में तो सभी काम करते हैं, कोई पानी देता है, कोई पक्षी भगाता है, कोई रात में देखभाल करता है ना, कोई उसको छानता है, छानने का काम करता है, कोई पैकेजिंग करता है, कोई व्यापार बाजार में ले जाके बेचता। पुरुष ही थोड़ी कर सकते। खेती ही एक ऐसा काम है जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है ना। तो इसलिए परिवार को जोड़ने वाला जो काम था है ना, इसलिए खेती को सबसे श्रेष्ठ व्यवसाय माना गया, क्योंकि खेती का जो व्यवसाय है उसमें पांचों इंद्रियां जो है काम करती। इसके बाद क्रमशः इंद्रियां कम होती जाती। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, उसमें कितनी इंद्रियां इन्वॉल्व होती। पेंटिंग करना, आप पेंटिंग करते हैं, कितनी इंद्रिय इन्वॉल्व? कान भी इन्वॉल्व है, आँख भी इन्वॉल्व है। पेंटिंग में कान कैसे इन्वॉल्व? पेंटिंग में नहीं, लेकिन उसको स्वाद भी नहीं है उसमें। स्वाद नहीं है, लेकिन टकुरा मार के सुनेंगे वो पक गया या नहीं पका। तो पेंटिंग में नहीं, पेंटिंग में नहीं। हाँ हाँ, चेक करना कि वो पक गया या नहीं पका, हाँ तो सुनने के लिए। और पेंटिंग में आंखें इन्वॉल्व है, स्वाद इन्वॉल्व नहीं है उसमें। हाँ। तो आप देखेंगे जो व्यवसाय होते हैं ना, उनमें क्रमशः इंद्रियों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। खेती एक ऐसा है जिसमें पांचों इंद्रियां होती हैं, पंच इंद्रिय होती खेती। तो जब तक संपत्ति एक थी, है ना, तो वहां पे संपत्ति विभाजन का प्रश्न ही नहीं। पुरुष ये नहीं कह सकता हमने हल जोता था इसलिए हमारी है, ऐसा नहीं बोल, है ना। तो उत्पादन में यही होता है कि उत्पादन में सभी की भागीदारी होती है। जैसे हमारे शहर में चांदी का काम होता है ना, चांदी का काम करते तो सभी लोग काम करते। कोई आग जलाता है, कोई उसको ब्रश लगा के रगड़ता है, कोई छिलाई का काम करता है, कोई उसको गलाने का। परिवार के सब लोग मिल के कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, ऐसा। तो लेकिन खाना उगाने में ना महिलाओं की श्रम शक्ति का उपयोग कर लिया, लेकिन खाना बनाने में अपनी श्रम शक्ति नियोजित नहीं करी। और जो बनता है ना वो सबसे बेस्ट पहले पुरुषों को ही खाना है, जो बचेगा वो महिलाओं को खाना है। अभी ऐसा शिष्टता है। ऐसा था नहीं। महिलाएं जो है खाना बना के ले जाती थी खेतों में लोग, क्योंकि पुरुष खेत में काम करते थे, ले जाती थी। हाँ, तो खेतों में काम तो करती थी ना। ऐसा अभी बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा है कि हम आपके लिए थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, जैसा हर चीज समस्या नहीं थी। कुछ महिलाएं समस्याग्रस्त थी, वो अभी भी हैं, ऐसा ये फिर देखो, ये भौतिकवादी विचार आया, ये है ना। इसको बहुत अच्छे से समीक्षित करना है ना। मतलब कोई किसी पे आरोपण नहीं है। देखिए महिलाओं की श्रम शक्ति का इसके पूरे वो डेटाज पड़े हुए हैं दुनिया में। कुछ नहीं है, वो डेटा उन्हीं लोगों ने इकट्ठे किए हैं जो समस्याग्रस्त लोग थे। अभी जो पारिवारिक महिलाएं जो भी ऐसा है, हमने भी पढ़ा है ऐसा, थोड़ा सा हमारा भी सम्मान करो, है ना। हमने पढ़ा है पूरा स्त्री मूवमेंट जो है वो तब आया पूरी मानव जाति में जब स्त्री समस्याग्रस्त हो गई। युद्ध के बाद आया। सेकेंड वर्ल्ड वार में पुरुष मर गए, स्त्रियां बची, स्त्रियों के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी आ गई, वहाँ से स्त्रीवादी आंदोलन निकले।
उससे पहले स्त्री पुरुष में झगड़े इतने नहीं थे जितने अभी दिखते हैं, ऐसा हो। कि स्त्रियों के पास विकल्प नहीं थे, है ना, जिनके पास विकल्प आ गए, अवसर आ गए, है ना। अभी क्या समानता आ गई नहीं, कि अभी स्त्रियां अरे भागीदारी कर रही, नौकरी कर रही, कहाँ समानता आ वो गई? बात थोड़ी समानता की बात तो अभी दूसरी ही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भागीदारी की कि बात उसको है ना। उसको जो है ना, ये व्यतिरेक को की जगह कुछ चीजें व्यवस्था के अर्थ में देखना व्यवस्था के अर्थ में ही बात कर रहे हैं कि परिवार में जब भागीदारी होगी ना हमारी पारिवारिक मैं व्यवस्थाओं ये में, कह रहा हूँ कि तो जैसे स्त्रियों की खेती एक भागीदारी ऐसा कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित थी, ऐसा बोल रहा हूँ। अभी भी है, अभी भी जो लोग खेती करते हैं, अब मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी जमीन है और लेबर से काम कराते, जो लोग स्वयं खेती करते हैं उनके घर की महिलाएं उसमें भागीदारी करती हैं, और इसलिए उन महिलाओं का सम्मान है वहाँ पे। और वहाँ पे संपत्ति का भी अधिकार पुरुष का नहीं है, क्योंकि स्त्री की भागीदारी है। तो ऐसा समझे तो सम्मान को कहाँ समझ गए? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, संबंध है ही नहीं। संबंध कहाँ है? संबंध की पहचान ही नहीं है ना, जो जिसको हम लोग भ्रमित समाज कह रहे हैं, उसमें तो समस्या है उसमें संबंध की संपत्ति की पहचान। पहचान है, उसमें संपत्ति की पहचान है। उसको मनु धर्मशास्त्र पढ़ लो, आपने पढ़ा है, आपने संपत्ति खुद का ही अधिकार रिसर्च कहाँ था महिलाओं को? अभी हुआ आपने है। खुद रिसर्च किया है, आपको पता है सब। नहीं, संपत्ति का अधिकार तो नहीं था, अभी मिला है थोड़े दिन पहले। दीदी हम ये कह रहे हैं संपत्ति विभाजनी नहीं थी परिवार में, इसकी हिस्ट्री है, पढ़ लीजिए। आप कहें तो मैं रेफरेंस दे दूंगा। 1800 के बाद आई है। अब जब संपत्ति विभाजनी नहीं है तो स्त्री की और पुरुष की कैसे हो गई? बच्चों की भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि फैमिली एंड सन्स के नाम से है ना, फैमिली में मुखिया के रूप में स्वीकार रहा है, कहीं 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 महिलाएं स्वीकार रही, कहीं पुरुष भी स्वीकार रहे हैं ना, पुरुष ज़्यादा रहे हैं, इसलिए पैट्रियार्चिक बोलते हैं। और ख़ासकर ये जो पैट्रियार्चिक शब्द है ना, ये मार्क्सवाद से आया, क्योंकि मार्क्स की दृष्टि ये थी कि एक शोषक है, एक शोषण करने वाला है, एक शोषित है। इसी दृष्टि से उसने देखा, उसने परिवार को भी इसी दृष्टि से देखा, तो उसको लगा कि पुरुष जो है वो शोषक है, स्त्रियां शोषित हैं, ऐसा देख लिया। जहाँ पर डिसीजन महिलाएं लेती हैं, अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ महिलाएं डिसीजन लेती, निर्णय लेती, वहाँ नहीं है। वहाँ पे लोग कहेंगे कि स्त्री शोषक है, ऐसा है। तो यदि इसको सामरस्यता के अर्थ में, संबंध के अर्थ में देखेंगे तभी समाधान निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं। वही मैं बता रहा हूँ कि इन विधियों से निकला नहीं है ना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि संबंध की पहचान नहीं। केवल भागीदारी की बात है परिवार में, उस अर्थ भागीदारी के अर्थ में ही बोल रही हूँ कि जहाँ उत्पादन में यदि भागीदारी है तो परिवार की व्यवस्था में उसके जो भी परिवार में अन्न का जो बनाना है या परोसना है, या और उनमें भी भागीदारी की आवश्यकता, इतनी बात कर रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। देख लीजिए, मेरा ये कहना है, इस पे भी बहुत सारा काम हुआ है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि स्त्रियां शारीरिक रूप से इसलिए कमज़ोर होती हैं क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव रोल होता है, इसलिए वो घर में रहती हैं। उनको जो है 9 महीने घर में रहना पड़ता है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की देखभाल के लिए घर में रहना पड़ता है, इसलिए वो शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। शारीरिक श्रम जो है पुरुष के हिस्से में ज़्यादा चला गया, ऐसा होगा। और इसलिए घर से संबंधित जो काम था वो स्त्री के पास आया। अभी घर में स्त्री है तो अपना करेगी। और अब ये हम ये भी कह रहे हैं आपसे कि ये संबंध के अर्थ में नहीं है, ये जो समाज में जो व्यवस्था है, कैसे भी लोग संगठित रहें उसके अर्थ में है बस। उसमें संपत्ति एक कारण है, उसमें भोग दूसरा कारण है। हमने बहुत सारे परिवारों को अभी टूटते हुए देखा है, जहाँ भोग बंद हो जाता है वहाँ परिवार टूट जाता। पति पैसा कमाना बंद कर दे, 2 मिनट में परिवार टूट जाता, बच्चे भी भाग जाते, पत्नी भी भाग जाती। कहाँ संबंध की स्वीकृति? मतलब संपत्ति की सबके शरीरों का पोषण संरक्षण एक कार्यक्रम है ना, तो बंद कैसे कर दे? तो वो निकलता ही नहीं ना, इसीलिए तो ये व्यवस्था की जरूरत पड़ी ना। वो निकलता नहीं, जिन विधियों से हम लोग कर रहे हैं इसमें निकलता नहीं, यहाँ विकल्प ही नहीं है ना। तो इसीलिए तो ये अनुसंधान है, अनुसंधान इसीलिए हुआ है कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ये हो सकता है, नौकरी विधि से नहीं हो सकता व्यवस्था। इसको जांच के देख लिया,
बाबा जी ने इसको हजारों लोगों से बात करके देख लिया, नौकरी विधि से निकलेगा नहीं। अभी हम नौकरी विधि से सोचते हैं तो बहुत सारा व्यतिरेक दिखता है। व्यवसाय विधि से देखते हैं, है ना। अब पुरुष जो है 8 बजे से दुकान खोलता है, रात को 10 बजे तक दुकान में बैठा रहता है ना, वो पैसा कमा के लाता है, उस विधि से निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा? अब स्त्रियां बैठने लगी कुछ जगह दुकानों में, ऐसा है। फिर इसके बाद स्त्री कहे कि हम तो जो है घर में सफाई करते, खाना बनाते, तो वो भी तो कहेगा हम दिन भर बैठे रहते दुकान में, दिन भर ग्राहक। हमने तो ऐसे भी दुकानदार देखे हैं जिनके पास शाम को जाके वो त्रस्त हो जाते, कहते भैया पूरा दिन निकल गया है, जो भी लेना जल्दी लो, भी हमको बंद करना है, शटर बंद करना है, ऐसा हुआ। दीदी का प्रश्न एक्चुअली ये था कि दोनों खेत में काम तो करते हैं, लेकिन जब रसोई बनाने की बात आती है तो सिर्फ महिला तो नहीं, उस वक्त पुरुष है वो मतलब या तो दूसरा ज्यादा काम, मतलब जो जानवर है, बैल है या उनका, या फिर समाज में या फिर मार्केट में चीजों का वो विनिमय और वो सब कुछ, मतलब ऐसे भागीदारी जो आप बता रही है। घर के अंदर भागीदारी की बात कर रही थी मैं, इससे ज्यादा बात नहीं कर रही। अभी तो जरूरी हो गए, नहीं करवाते तो थोड़ा डांटते भी हैं, अभी तो जरूरी करते है। बट अभी तो बर्तन मांजने पड़ते सब। सिंगल फैमिली होगी तो करना पड़ेगा ना। तो वही कह रहे ना, उससे निकलता नहीं समाधान, सिंगल फैमिली में समाधान नहीं निकलता, ना संबंध प्रमाणित हो पाते, ना न्यायपूर्वक जीना बनता है, बनता नहीं। वही बनता है बस एक दूसरे से लड़ झगड़ के, कैसे भी कंप्रोमाइज करके, धक्का दे के, खुद गिर के, है ना, फिसल के, है यही करते रहते। हाँ, कैसे भी धक्का प्लेट हो जाती है परिवार। हम लोग क्या है ना, अभी जो है ना, हम लोग परिचय शिविर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं, थोड़ा उस पर रखिए, सब परिचय शिविर के मुद्दे। हाँ, ये सीरियस बात नहीं है भाई, ये समस्या है। अभी इस समस्या की समीक्षा करके लोग यहाँ बैठे हुए, सबको पता है इस विधि से नहीं निकलता है। अगर इस विधि से निकलता होता तो यहीं के लिए करते, हमारा प्रमोशन कैसे हो जाए, सैलरी कैसे बढ़े, हमारे यहाँ एसी कैसे, इसी पे बात कर। अभी यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि उस विधि से नहीं निकलता है। और यहाँ पे प्रस्ताव भी वो नहीं है, यहाँ प्रस्ताव ये है कि ये ठीक होना चाहिए, और ये ठीक होने के लिए ये ठीक होना चाहिए, और इसको ठीक करने के लिए ये ठीक होना चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं है स्त्री पुरुष का। और यदि फ्रेगमेंटेशन करके हम सोचेंगे इससे आगे ही नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से यहीं पे खत्म हुई सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं पर है। स्त्री पुरुष का हो, गरीब अमीर का हो, जातियों का हो, धर्म का हो, राजनीति आइडियोलॉजी का जो भी है, वो सब यहीं पर है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट पे बात करना है, समाधान पे करना, ऐसा। मैंने केवल ये बोला भागीदारी के अर्थ में, ये भागीदारी का कार्यक्रम वो है ही नहीं ना भागीदारी, उसमें क्या है, कार्य का डिवीजन है, जो एक प्रकार का कंप्रोमाइज है ही नहीं। वहाँ कहाँ भागीदारी की बात करें, वहाँ है ही नहीं, है नहीं ना उसमें भागीदारी। उसमें भागीदारी जो है ना केवल पूंजी के भोग के लिए है। इससे ज्यादा और स्पष्ट भाषा में क्या बोलूं मैं भाई। भोग नहीं हो कोई भागीदारी नहीं है, 2 मिनट में सारी भागीदारी खत्म हो जाती है। अभी कोई पैसा नहीं कमाए, सारा भागीदारी तहस नहस हो जाती है, सारे बर्तन टूटने लगते हैं, एक दूसरे के चीखने चिल्लाने लगते हैं। ऐसा ही है, पूछ लो जो पुरुष कमाते नहीं है उनकी परिवार में क्या स्थिति रहती है, उनकी औरतें कैसा व्यवहार करती, उनकी बहनें कैसा करती, उनकी माँ क्या बोलती, पूछ लो। और जो लोग घरों में पैसे कमाते हैं, चाहे वो कैसे भी कमाते हैं, अपराध से भी कमाते हैं, उनकी पत्नियां कैसा व्यवहार करती हैं, बहनें भाई माताएं कैसे व्यवहार करती हैं, देख लो। वहाँ मानसिकता ही यही है,
हमारा बेटा कैसे भी पैसा कमाए, बस सुविधाएं लाए, भले हम उपयोग करें या ना करें, लेकिन वो कमाए। बस हमको ज़रूरत हो, हमारे परिवार को ज़रूरत नहीं हो तो भी कमाए। कमाएगा तो इज्जत है, नहीं कमाएगा कोई इज्जत नहीं, कोई पूछता नहीं, वहाँ कोई रिलेशन की स्वीकृति नहीं है। इसको जांच के देख लो अपने सभी परिवारों में, आपस में कोई स्वीकृति है। पैसा कमाने वाले का सारा अपराध छुपा देते लोग, घर की महिलाएं छुपा देती। पैसा नहीं कमाने वाले का, कोई बेचारे का चरित्र अच्छा हो, विचार अच्छा हो, तो भी उसको दोष ही देते। अभी पूंजी केंद्रित मानसिकताएं काम कर रही समाज में, उसका प्रति जानबूझ के करती हैं ऐसा नहीं है, अभी वही मानसिकता काम कर रही, मानसिकता तो अभी वही काम कर रही ना। तो ये मानसिकताओं का दोष है, व्यक्ति का दोष नहीं है। इसको व्यक्ति के आधार पर देखेंगे तो हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, लड़ाई झगड़े में ही खत्म होगा, ऐसा है। चलो चाय तो